Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usama Ali, and today's lecture is about pathology. And the topic that we will discuss is the remaining causes of a cell injury. पिछले हम लेक्चर में सेल इंजरी के डिफरेंट काजेज़ पढ़ चुके थे, जिसमें हमने काजेज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़ी। इसके अलावा हमने हाइपोक्सिया एक काज थी, वो उसको डिस्कस किया। इस लेक्चर में जो काजेज़ रह चुकी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली काजेज़ है आज के पॉइंट में, उसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का आपको पता है, जो हम नॉर्मल यानी बहुत छोटे ऑर्गेनिज़म जो हम नेकेड आई से व्यू नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। उसमें सबसे पहले आता है वायरस। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसका मतलब ये है, एंड दे काज सेल इंजरी बाय लाइसिस ऑफ सेल एंड अनकंट्रोल्ड सेल रेप्लिकेशन। वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब ये है कि ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं, यानी और सेल के बाहर ये ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इस वायरस जो सा है सेल के बाहर होगा तो वो डेड होगा, ए सेलुलर होगा। लेकिन जब वो वायरस सेल के अंदर चले जाएगा तो वो सेल के अंदर जाकर सेल इंजरी काज कर सकता है, और वहाँ पे वो लाइव हो जाएगा और सेल की लाइसिस करवा देगा और अनकंट्रोल्ड सेल रेप्लिकेशन करवाएगा। तो ये जो सा वायरस है, ये सेल इंजरी काज करता कैसे है? ये आप देख सकते हैं कि वायरस है, जब ये सेल के अंदर पास आया, इसने जो मेम्ब्रेन थी इसकी परमेबिलिटी को ख़राब कर दिया और वाटर को इनटेक करवाया। जब वाटर अंदर आएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, और इसके साथ साथ एंजाइम्स आएंगे। जब वो सेल स्वेल कर जाएगा तो अंदर सेल के आपको पता है कि लाइजोसोम्स भी होते हैं। जब वो लाइजोसोम्स स्वेल होने की वजह से रप्चर हो जाएंगे तो उनसे एंजाइम निकलेंगे। जब वो एंजाइम निकलेंगे तो वो सेल के अंदर डैमेज करना शुरू कर देंगे, सेल की लाइसिस, सेल को तोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल लाइसिस। ये एक मेथड है, उसका काजेज ऑफ सेल इंजरी है वायरस। और एक और मेथड ये है कि वायरस अंदर जाता है सेल के और रेप्लिकेट होना शुरू कर देता है। जब ये रेप्लिकेट होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करवाता है, सेल की इंजरी काज करवा देता है। तो ये एक और मेथड है काजेज ऑफ सेल इंजरी। और ये मोस्टली अगर हम ये पैथोलॉजिकल स्ट्रेस या फिजियोलॉजी ये वायरस को हटा भी दें तो सेल जो सा होगा अपनी, अगर वो डैमेज हो चुका है एक हद तक, तो वो वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकता। तो ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी काज करता है। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल इंजरी काज करते हैं वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 3 तरह से सेल इंजरी काज कर सकता है, एक एक्सोटॉक्सिन्स के ज़रिए, एक एंडोटॉक्सिन्स के ज़रिए और एक एंजाइम्स के ज़रिए। ये आपकी एक एग्जांपल है कि बैक्टीरिया कैसे काम करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर के हैं इनको कहते हैं गैग्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, आपने लिखा है ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन, ठीक है, ये होते हैं गैग्स। तो नॉर्मली क्या होता है, गैग्स जो उनसे हैं, आप जो बैक्टीरिया है उसको पेनिट्रेट नहीं करने देता स्किन से। जब वो पेनिट्रेट नहीं करने देता तो सेल के अंदर बैक्टीरिया आ नहीं सकता, तो जिससे सेल इंजरी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम जो उनसे होते हैं उनके अंदर एक कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज गैग्स जो सा है उसको डिग्रेड यानी डैमेज यानी उनको तोड़ना शुरू कर देता है। जब ये तोड़ना शुरू कर देता है तो गैग्स सारे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जब गैग्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो इस स्किन के ज़रिए पास कर जाएगा और सेल इंजरी काज करवा देगा। क्यों करवा देगा? क्योंकि गैग्स क्या थे, प्रोटेक्टिव फंक्शन था, गैग्स ही बैक्टीरिया को रोक रहे थे। लेकिन अगर बैक्टीरिया ने एक एंजाइम रिलीज़ किया जिसकी वजह से गैग्स टूट गए तो इससे क्या होगा, वो परमिएबल हो जाएंगे, पास कर जाएंगे स्किन से और सेल इंजरी काज करवा देंगे। दूसरा मेथड है इसका मैकेनिज्म एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ये है एक बैक्टीरिया, ठीक है, इसके अंदर है एंडोटॉक्सिन। जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो क्या हुआ, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जाग गया और मैक्रोफेजेस ने आके उसे इनगल्फ कर लिया। जब वो इनगल्फ कर लेगा तो क्या होगा, वो उसे तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, उसे तोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन उसके अंदर जो एंडोटॉक्सिन है वो क्या होगा, वो रिलीज़ होगा उस बैक्टीरिया के अंदर से, और वो एंडोटॉक्सिन इस सेल को डैमेज करना शुरू कर देगा। जब वो डैमेज करना शुरू कर देगा तो आपका इम्यून सिस्टम और एक्टिव हो जाएगा, और क्या होगा, इम्यून वो कॉल करेगा साइटोकाइंस को, साइटोकाइंस कॉल करेगा और वो ब्लड स्ट्रीम्स में साइटोकाइंस आ जाएंगे।
इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो सी चीज़ें बाद में आएंगी ये फर्दर आके क्या करेंगी, सेल पे अटैक करेंगी और ये फर्दर सेल को डैमेज कर देंगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया यानी एंडोटॉक्सिन के ज़रिए आपके उसने सेल को डैमेज कर दिया। अगला है फंजाई। दे आल्सो काज सेल इंजरी बाय इंड्यूसिंग सेंसिटाइजेशन रिएक्शन। फंजाई क्या करते हैं, ये पैथोजेनिक फंजाई हैं, फॉर हिस्टोप्लाज्मकोसिस हो गया, और इसके अलावा यीस्ट और डिफरेंट जो सी बाकी फंजाई हैं वो होती हैं। वो फॉर एग्जांपल आपकी लंग के टिश्यू के अंदर एंटर हो गई। ठीक है, उसने क्या किया, लंग के अंदर जब एंटर हो जाएंगी तो बॉडी ने का इम्यून सिस्टम जाग गया। उसने क्या किया, साथ ही उसने क्या किया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसने साथ ही साइटोकाइंस, इन्फ्लामेसोम्स, PRR, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उनको क्या हुआ, एक्टिवेट कर दिया। तो जब ये एक्टिवेट होंगे ये जाएंगे इसके पास, लंग्स के अंदर जाके, लंग्स के पास जाएंगे तो ये इन जो से ये होते हैं, ये ना सिर्फ नॉर्मल सेल्स, ये ना सिर्फ जो अफेक्टेड सेल्स होते हैं बल्कि नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो यानी फंजाई ने इनडायरेक्टली क्या किया, लंग पे अटैक किया। लंग पे अटैक करने से क्या हुआ, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और वो इम्यून सिस्टम ने ना सिर्फ फंजाई को बल्कि नॉर्मल सेल की भी सेल इंजरी काज करती। इस तरह फंजाई सेल इंजरी काज करता है। अगले हैं प्रोटोजोआ। इनका भी मेथड जो सा है बिल्कुल उस तरह का है जिस तरह फंजाई का था। ये आपका है प्रोटोजोआ एक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। जब ये बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बी सेल्स जो इम्यून सिस्टम के अंदर होते हैं उन्होंने क्या किया, इस सेल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, उस सेल को इनगल्फ कर लिया तो बी सेल ने क्या किया, टी सेल को एक्टिवेट कर लिया। जब टी सेल एक्टिवेट होगा तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करेगा, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन्स को रिलीज़ करेगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज़ करेगा, IFN को रिलीज़ करेगा। तो ये जो उनसे सेल, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स होंगे, ये नॉर्मल सेल्स को भी जाकर अटैक करेंगे। तो जब ये नॉर्मल सेल्स को अटैक करेंगे तो क्या होगा, सेल इंजरी होगी। ठीक है, तो प्रोटोजोआ ने इस तरह सेल इंजरी काज करवा दी। इसी तरह हेलमेंथिस जो टेप वर्म होते हैं, ठीक है, फ्लूक वर्म्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर एंटर हुए। उन्होंने भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म में क्या किया, बी सेल के पास के बी सेल ने क्या किया, टी सेल को एक्टिवेट कर लिया। जब टी सेल बी सेल के पास गए हेलमेंथिस, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने टी सेल को एक्टिवेट कर लिया। जब टी सेल को एक्टिवेट किया तो उसने वही इंटरल्यूकिन को रिलीज़ किया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज़ किया, IFN को रिलीज़ किया। तो इन सेल्स ने क्या किया, नॉर्मल सेल पे जाके अटैक किया। जब ये नॉर्मल सेल पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन में हमेशा सेल इंजरी होती है। तो इस तरह हेलमेंथिस ने भी सेल इंजरी काज करवा दी। ये आपको मैं बता चुका हूँ। आगे केमिकल्स एंड ड्रग्स, ये भी सेल इंजरी आपकी काज करवा सकते हैं। हार्मलेस सब्सटेंसेस can also cause cell injury when they are in excess amount by deranging an osmotic environment of cell। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल मिकदार में हार्मफुल नहीं होती, लेकिन अगर हम उसकी इंटेक ज़्यादा कर दें और उसको आप थ्रेश होल्ड से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें तो क्या होगा, जो सेल होगा वो उसकी जो बैरियर होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसकी परमिएबिलिटी डिरेंज्ड हो जाएगी। डिरेंज होने के बाद क्या होगा, उस सेल के अंदर वो चीज़ जाना शुरू कर देगी। तो जब वो चीज़ शुरू कर, केमिकल जो सा है जाना शुरू कर देगा हार्मलेस, तो वो सेल को स्वेल करना शुरू कर देगा। तो जब सेल स्वेल होगा तो क्या होगा, अंदर उसके लाइजोसोम्स हैं वो रिलीज़ होंगे, लाइजोसोम रप्चर होगा और उससे एंजाइम रिलीज़ होंगे, और वो एंजाइम सेल को डैमेज, न्यूक्लियस को और अदर ऑर्गेनेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जो पॉइजन्स हैं और ड्रग्स हैं ये भी सेल इंजरी करवा सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो सी है उसको ख़राब कर देते हैं। जब परमिएबिलिटी ख़राब होती है तो ऑस्मोटिक बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाता है। आप सेल स्वेल करने के बाद क्या होता है, लाइजोसोम रप्चर एंड दे विल रिलीज एंजाइम्स एंड दे विल डिग्रेड द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। अब आप यह देख सकते हैं कि क्या हुआ, ये एक है एक्स्ट्रा कैल्शियम है फॉर एग्जांपल, ये नॉर्मल मिकदार में आपकी बॉडी के लिए डैमेज नहीं है, लेकिन अगर आपने कैल्शियम बहुत इंटेक ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, ये सेल के अंदर चले जाएगा। जब साइटोसोलिक यानी सेल के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ कर गया तो क्या होगा, इसने क्या करना है, इसने एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स यानी प्रोटीएज, फोस्फोलाइपेज, एंडोन्यूक्लियस, ATPase, इसकी उसने प्रोडक्शन काज करवाना शुरू कर दी। उसको इन एंजाइम्स को नॉर्मल
कैल्शियम की तादाद में ये जितने भी एंजाइम थे, ये जौन से थे, ये एक्टिव नहीं थे। लेकिन अगर कैल्शियम की तादाद ज़्यादा होगी तो ये सारे एंजाइम्स क्या होंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब ये एक्टिवेट होंगे, फॉस्फोलाइपेड लिपिड्स की क्या करेगा, डैमेज शुरू कर देगा। प्रोटीएज क्या करेगा, मेम्ब्रेन को डैमेज शुरू कर देगा। प्रोटीएज तोड़ता है प्रोटीन को, फॉस्फोलाइपेज तोड़ता है लिपिड्स को। आपको पता है कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो जब फॉस्फोलाइपेज और प्रोटीएज की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो मेम्ब्रेन डैमेज शुरू कर देगा। ठीक होगा। एंडोन्यूक्लिएजेस वो एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियस की जो सी मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, वो एक्टिवेट हो गए, क्या होगा, न्यूक्लियर डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ एटीपीएस का आपको पता है कि एटीपी को तोड़ता है। तो जब एटीपी को वो तोड़ेगा तो क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये सारी चीज़ें इसमें होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि नॉर्मल तादाद में कैल्शियम जौन सा है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन जब कैल्शियम की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। जब कैल्शियम सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा तो जितने भी सेलुलर एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। उसमें फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस, एटीपीएज आएंगे। ये एंजाइम्स न्यूक्लियर डैमेज करेंगे, मेम्ब्रेन डैमेज करेंगे और एटीपी की तादाद को कम कर देंगे। तो इस तरह जो नॉर्मल केमिकल्स हैं जो नॉर्मली आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। अगला जो सा मेथड है सेल इंजरी का, वो है एजिंग। अब इस एजिंग में सेल इंजरी कैसे होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ सेल इंजरी कैसे होती है, इसकी दो थ्योरीज हैं। एक है जीनोम बेस्ड थ्योरी एंड अदर इज टियर एंड वियर थ्योरी। ठीक है। जीनोम बेस्ड थ्योरी में ये है कि जो डीएनए आपका बॉडी में होता है उसके साथ एक ख़ास मैकेनिज़्म होता है जिसे हम कहते हैं रिपेयर मैकेनिज़्म, यानी वो डीएनए को रिपेयर कर देता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वो रिपेयर मैकेनिज़्म ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, डीएनए रिपेयर नहीं हो सकता, तो जिससे सेल इंजरी होना शुरू हो जाती है। अगली थ्योरी है टियर एंड वियर थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जब आप एज बढ़ती रहती है तो आपके सेल के अंदर एक एंजाइम लाइपोफस्किन बनना शुरू हो जाता है, और ये लाइपोफस्किन जो सा है ये सेलुलर इंजरी काज करवाता है। इसके अलावा एक थ्योरी है फ्री रेडिकल डैमेज थ्योरी। इसमें क्या होता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ आपकी सेल के अंदर एक फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं ये हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, पर जो फ्री रेडिकल है आप इतना याद रखेंगे, फ्री रेडिकल्स अगर उनको डिटॉक्सिफाई ना किया जाए तो वो सेल के लिए डैमेज होते हैं। तो जब अगर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो फ्री रेडिकल को तोड़ा था, अगर वो डैमेज हो जाए किसी तरह, एजिंग के साथ वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर वो डैमेज हो जाए तो फ्री रेडिकल की क्या होगा, तादाद ज़्यादा हो जाएगी और ये फ्री रेडिकल सेल को इंजर कर देंगे। इस तरह सेल इंजरी हो जाएगी। Thank you very much.